नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। आज रणभूमि में बात होगी कृषि बिल के साइड इफेक्ट की। कृषि बिल पर पंजाब हरियाणा में तो खूब बवाल मचा हुआ है। विपक्षी कह रहे हैं कि यह बिल किसान विरोधी है, तो सरकार बता रही कि बिल किसान हितैषी है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सियासी तकरार जारी है। अब सवाल यह है कि हरियाणा में क्या कृषि बिल मनोहर सरकार के लिए मुसीबत बन गया है और इसकी वजह क्या है? दरअसल वहां की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा, उसकी वजह हम आपको बता दें, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि कृषि बिल से कितना नफा कितना नुकसान। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा। कृषि बिल पर घिरी मनोहर सरकार। हरियाणा में बिल को लेकर बवाल। बड़ौदा उपचुनाव है, बिल्कुल पास। बड़ौदा में जीत का कैसे लगेगा चांस? बर्खास्त पीटीआई भी बने गले की फांस। अब कैसे पार पाएगी सरकार? कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार तो घिरी रही है, लेकिन हरियाणा में मनोहर सरकार की मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव नजदीक है, तो ये बिल गले की और भी फांस बन गया है, क्योंकि बड़ौदा में अब सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। खासकर बर्खास्त पीटीआई शिक्षक भी सरकार की गले की फांस बने हुए हैं। इस तरह हर कार्यक्रम के अंदर विरोध करना, काले झंडे दिखाना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। काम की चौपाल के अंदर आके ऐसे कार्रवाई करती है, इनसे काम का काम होता। सरकार घिरी तो विपक्ष को अब बड़ौदा उपचुनाव में जीत नजर आ रही है। हालांकि बड़ौदा कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन सरकार के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। और वैसे भी बड़ौदा किसान बाहुल्य सीट है। ऐसे में देखना होगा कि कृषि बिल बड़ौदा में कितना असर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी मसले पर बात होगी, कितना नफा कितना नुकसान, और किसको नफा किसको नुकसान, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है कि ये जो किसान वोट बैंक है उसके पाले में आ जाए, कृषि बिल का विरोध जताकर। लेकिन कृषि बिल को किसान हितैषी बताकर आपको बता दें कि सरकार कह रही है कि ये बिल बहुत अच्छा है, किसानों के लिए फायदेमंद है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे हम, और हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। उन मेहमानों का आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमनीक मान है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रमनीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव भारद्वाज है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय गुलिया हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रमनीक साहब आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि सवाल आपके लिए है। लगता है कि मनोहर सरकार इस बिल पर फंस गई है, क्योंकि आप लोगों पर तो दौरी मार है। जहां विरोध हो रहा है, बवाल हो रहा है, सर बड़ौदा उपचुनाव नजदीक है, वहां आपको किसान भी घेर रहे हैं, विपक्ष भी घेर रहा है, साथ ही साथ अब तो सर बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब खरीद विधिवत रूप से जस की तस, और जैसा कि मैं आपके चैनल पे पिछली बार भी कहा था कि ज्यों की त्यों जब खरीद हो जाएगी, तो ये जो विषय है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ये किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के विरोधी हैं, ये विपक्ष का उठाया हुआ एक बहम का बुलबुला है, ये जल्दी फूट जाएगा। आज हम 24-25 तारीख में है और 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी और अगले महीने की आखिर तक खरीद संपन्न हो जाएगी। तब तक किसानों को वाज़े तौर पे ये बात पता लग जाएगी कि भ्रमित करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो वास्तव में झूठ बोल रहे थे। सत्य की जीत होगी, और हम तो जो बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल कर रहे हैं, एक्चुअल कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पे सत्य कह रहे हैं। और जो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं उनका भांडाफोड़ होने में बहुत देर नहीं लगेगी, ये बात भी सामने लेकिन रमनीक मान साहब, अभी अगर हम 1 तारीख तक इंतजार करें, रमनीक मान साहब, अगर हम 1 तारीख तक इंतजार करें तो ये मान लिया जाए
कि बड़ौदा आपसे खिसक रहा है, हालांकि वो सीट पहले से भी आपके हाथ में नहीं रही, लेकिन इस बार प्रतिष्ठा का सवाल है बीजेपी के लिए, यानी खिसक रही है 1-2 तारीख तक, तो यही मान लिया जाए। देखिए नहीं, मैं देखिए ये इस प्रकार की विचारधारा से मैं प्रभावित नहीं होता। ये जो बातें कही जा रही हैं, जो जिस प्रकार से इसके अंदर एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो कृषि बिल है और जो बड़ौदा का उपचुनाव है, इन दोनों को आपस में मिला के ना देखा जाए। ये बड़ौदा का उपचुनाव तो जो वहां के सिटिंग विधायक थे उनके देहांत की वजह से ये लाइन अप हुआ है, नहीं तो कृषि बिल जो है इन्होंने तो सर बड़ौदा की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बड़ौदा अगर कोई किसान बाहुल्य विधानसभा सीट है, और दूसरा सर बर्खास्त पीटीआई शिक्षक क्या कर रहे हैं आपको पता है, आपके मंत्रियों का घेराव कर रहे हैं। आज किस तरह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। सर वहां बुरे हाल हैं आप लोगों के, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं। चलिए, आपने चूंकि आपने दोनों चीजें जोड़ ली, दोनों का उत्तर लीजिए। जहां तक पीटीआई टीचर्स का विषय है, यदि आपने विषय को गौर से पढ़ा हो, आपको पता होगा कि ये जो भर्ती का समय था, जिस समय भर्ती हुई, वो किस प्रकार से भर्तियां हुई, उसके अंदर कहां से ये ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर दिए हैं, उनके आदेशों की पालना के तहत उनको हटाया गया है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो जा सकती है तो बेशक चली जाए, परंतु मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, जो कृषि बिल है वो किसानों के हक की है, किसानों के फेवर की है। एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है उन प्रगतिशील किसानों को, उन एफपीओ को जो मंडी के बाहर भी अपनी जो फसल है उसको बेचना चाहते हैं। एक वैकल्पिक व्यवस्था है। पुरानी जो व्यवस्था है वो बादस्तूर जारी रहेगी, जस्त की तस रहेगी, और ये चीजें वाजे हो जाएंगी। सच को कोई आप कितनी देर छुपा लेंगे, झूठ का हल्ला मचा के, झूठ का गुब्बारा उठा के कितनी देर छुपा लेंगे। सच तो वास्तव में सामने आएगा, वो आपके समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। संजीव भारद्वाज जी, बड़ौदा उपचुनाव में आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, चाहे कृषि बिल पर आप किसानों को कितना भी गुमराह कर लीजिए या बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों का मुद्दा उठा लीजिए। रमनीक मान जी तो यही कह रहे हैं। जयप्रकाश जी, मैं बताऊं भाई रमनीक मान जी को, पहली बात तो ये कि ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। कांग्रेस किसानों के लिए, कांग्रेस किसानों के हक के लिए लड़ने के लिए विपक्षी पार्टी होने के नाते खड़ी हुई है। ये मुद्दा पूर्णतः से 100% किसानों का मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई रमनीक मान जी ने कहा कि पीटीआई का उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है। मैं मानता हूं उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, लेकिन उनके परिवार वालों को, उनको उनकी इतनी साल की सर्विसेज होगी, कुछ लोग जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके बच्चे उसकी पेंशन पे डिपेंड करते थे। गवर्नमेंट अगर उनको डिफेंड करके और मर्सी ग्राउंड पे लॉ को विधानसभा में लाती तो कांग्रेस उसका फेवर करती। ऐसे हम लोग, चाहे रमनीक मान जी की पार्टी बीजेपी है, चाहे हमारी पार्टी कांग्रेस है, हम लोग लोगों के भले के लिए राजनीति में हैं, ना कि अब देखिए मान साहब ने कहा कि ये भरम फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं मान साहब को बता दूं, आज कोई भी किसी के कहने से अपना समय नष्ट नहीं करता। आप बताएं कि अब पूंजीपति उनकी जमीनों तक पहुंच जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये वो हम नहीं, तो कह रहे हैं कि संजीव भारद्वाज जी, आपको लग रहा है कि जो कृषि बिल पर विरोध हो रहा है उसका फायदा होगा बड़ौदा में कांग्रेस को? नहीं, फायदा की बात जयप्रकाश जी नहीं है सर, अब तो किसानों के मसले पर नफा नुकसान की बात हो रही है सर। इस देश में किसानों के मसले पर नफा नुकसान ही होता है पार्टियों को। इलेक्शन की बात नहीं करना चाहते हम, किसानों के फायदे की बात इस वक्त करना चाहते हैं। किसानों के लिए जो ये कानून बनाया गया है, अगर उन्हीं को पसंद नहीं है, उन्हीं को गलत लगता है, और है भी ये गलत, 100% गलत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानते हुए एमएसपी के अंदर वो रेट 50% उनके प्रॉफिट को तय करके एमएसपी को इंश्योर करना था सारी फसलों को। अब कईयों की एमएसपी मान लो 1800 है, 1200 है, वो उस रेट से नीचे वो चीज बिक रही है।
और किसान इतना परेशान है कि डीजल महंगा हो गया, पेस्टिसाइड पे टैक्स लग गया, और जितने इंस्ट्रूमेंट है सब पे टैक्स लग गया। वो तो पता है, वो तो पता, तभी तो ये विरोध हो भी रहा है और तभी ये हंगामा हो रहा है। बस मैं आपसे हाँ या ना में एक जवाब चाहूंगा संजीव भारद्वाज जी, क्योंकि मुझे अजय गुलिया जी को भी जोड़ना है। क्या इसका फायदा मिल जाएगा आपको बड़ौदा में? जयप्रकाश जी, मैं बड़े विम्र तरीके से आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, फायदे नुकसान की नहीं देख रही। सब फायदे तो रहे। अजय गुलिया जी, ठीक है, अजय गुलिया जी क्या उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी ये बड़ौदा उपचुनाव, और किसानों के मसले पर बवाल मचा हुआ है, पीटीआई शिक्षक बवाल कर रहे हैं। अजय गुलिया जी, उम्मीद है कि बड़ौदा जीत जाएंगे आप लोग? नहीं, आप 100% मान करके चलें कि उपचुनाव में ठीक है, भारद्वाज जी लौटेंगे अभी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइंट उम्मीदवार की जीत होगी। जनता काम के नाम पर वोट देने का काम करेगी, ना कि जिस प्रकार से ये लोग लगातार लोगों में भ्रम की स्थिति फैला रहे थे। मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा स्थिति स्पष्ट करने के लिए। ये फैसला 2012 का है माननीय हाई कोर्ट का, और ये 2013 का फैसला है। दोनों ही फैसले पीटीआई भाइयों के खिलाफ आए थे। कांग्रेस ने कोई काम करने का काम नहीं किया, ना इन पीटीआई भाइयों की पैरवी करी। इनकी भर्ती के अंदर भी घोटाला था, ये माननीय कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से साबित भी हो जाता है। अगर कांग्रेस आज कहती है कि इस प्रकार का कोई कानून लाया जा सकता था, ये लाया जा सकता था, ये तब क्यों नहीं लाए? आज ये सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं। दूसरी स्थिति मैं बताता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है। और जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जिसने लागू करना था उसके चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उनकी टेबल पर 10 साल ये फाइल पड़ी रही, उन्होंने लागू नहीं किया। आज ये कांग्रेसी दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। सर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप करवा लीजिए ना, अब आपकी सहयोगी दल है बीजेपी, केंद्र में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है। आज स्वामीनाथन आयोग की सारी रिपोर्ट, सारी सिफारिशें लागू हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, जिसके अंदर जमीन की जो बटाई, जो वादा हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं, उसकी कीमत को जोड़कर, क्योंकि उसके अंदर एक त्रुटि है कि कहीं पर तो जो बटाई का रेट है वो 40,000 तक है, कहीं पर 15,000, 20,000, 25,000। संजीव भारद्वाज जी काउंटर कर रहे हैं आपकी बात का। संजीव भारद्वाज जी आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, कहिए जल्दी से। मैं बात से इत्तेफाक नहीं रखता। 2012-13 में वो उच्चतम न्यायालय में टीचर्स पीटीआई चले गए थे, और आज उनकी हालत ये है, 10-10, 12-12 साल उन लोगों को सर्विस में हो गए। नहीं संजीव भारद्वाज जी, नहीं, जिस तरह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, उससे तो लगता है ना कि आपने अयोग्य लोगों को नौकरी दी। सर, सवाल तो उस भर्ती पर उठते हैं ना। और ये फैसले की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 2012 का फैसला है इनके खिलाफ, और ये 2013 का। कांग्रेस ने अगर किसी ने पैरवी नहीं करी तो कांग्रेस पार्टी ने पैरवी नहीं करी इन साथियों की। हम इस बात के कभी पक्षधर नहीं है कि किसी साथी की नौकरी जाए, किसी भाई की, किसी बहन की नौकरी जाए, लेकिन अगर सही मायने में इसका कोई दोषी है। अजय जी भारद्वाज जी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, कहिए भारद्वाज जी, कहिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब आपकी बारी आए आप मेरी बातों को काट दें प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा तो आप भी ना बोले। मैं ये कह रहा हूं कि 2012-13 में केस पेंडिंग था, और अब जो हालात, हम पार्टीज का इशू ना बनाए, कांग्रेस ने लगाया या बीजेपी ने लगाया, ये उन लोगों के परिवार का, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उन 1983 टीचर्स के साथ उनके परिवार माने तो लाखों लोग बन जाते हैं परिवार के समेत। तो आज ये कानून बनाने की, आज बीजेपी सरकार सत्ता में है, और कांग्रेस और अदर ये सवाल भारद्वाज जी, मैं सवाल रमनीक मान जी से पूछना चाहूंगा। रमनीक मान जी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन 1983 जो शिक्षक है, बर्खास्त पीटीआई शिक्षक, वो सड़कों पर धक्का खा रहे हैं। तो सर, आपके राज में, क्योंकि आपकी सरकार है, ये अब धक्का खाते ही रहेंगे क्या? अगर धक्का खाएंगे तो आपके मंत्रियों का इसी तरह विरोध होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, आपकी सरकार के खिलाफ गुस्सा होगा, गुस्सा फूटेगा इन लोगों का। देखिए,
जयप्रकाश जी, मैं आपको 2-3 बातें बड़े स्पष्टता से बताना चाहता हूं। पहले अपन पीटीआई की बात कर लेते हैं, चूंकि आपने पीटीआई का सीधा सवाल पूछा है। बड़े स्पष्ट लफ्जों में मेरे साथी जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने बताया कि ये 2012 और 13 के अंदर 2 अलग अलग इसके ऊपर निर्णय आए थे। अगर आप विधेयक लाना चाहते थे, आप विधेयक लेके आते। ये बात आज कांग्रेस के प्रवक्ता माने या ना माने कि ये जो बबूल का पेड़ है इनका बोया हुआ है, जो कांटे इनके बोए हुए, जो गलत भर्तियां इन्होंने करी हुई हैं, इसको ये माने या ना माने, पर देश की सबसे बड़ी अदालत इस बात को मानती है। इस बात के ऊपर उन्होंने अपना एक मोहर लगाई है कि ये गलत भर्तियां हुई थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उस समय जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको सही भर्तियां नहीं मिली, उनके बारे में क्या, उनका क्या विषय है? वो लोग जो उस वक्त रह गए कंपटीशन में, इन्होंने जो भर्तियां सही करी गलत करी, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से उनको हम किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। क्या किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा भी हुई है, इसके ऊपर इस विषय पे बात भी हुई है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी ये इस बात को झूठ बोल रहे हैं और बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को, दर्शकों को और हरियाणा की जनता को अथवा पूरे देश की जनता को। समझने की बात यह है कि जो ये विधेयक लेके आना चाह रहे थे किसानी के संबंध में, उसमें ये एपीएमसी एक्ट यानी कि मंडीकरण एक्ट को सिरे से खत्म कर देना चाहते थे। सीएसीपी की जो प्रणाली है उसको खत्म कर देना चाहते थे। हमने मंडीकरण बोर्ड को, हमने मंडी एक्ट को खत्म करने का काम नहीं किया। हमने सीएसीपी की जो जिसके माध्यम से एमएसपी निर्धारित होती है उसको हमने हाथ लगाने का तक का काम नहीं किया। केवल इतना हमने काम किया है कि किसानों को, प्रगतिशील किसानों को और एफपीओस को एक माफ कीजिएगा, एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का हमने काम किया है। जो अपनी फसल अपने दाम पे बेचना चाहते हैं, जो अपनी फसल, देखिए अगर मैं एक साधारण किसान हूं और मैं हाइब्रिड, अगर मैं फर्ज कर लिए बीज लगा रहा हूं, उसके लिए मेरे पास एमएसपी निर्धारित है। परंतु अगर मैं 306 बीज रहा हूं, मैं एमपी की शरबती कनक बीज रहा हूं, तो मेरे को 3200 मिलता है, मैं क्यों उसको 1975 में बेचूंगा? भाई मेरे को स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, उसको मैं होलसेल में बेच सकूं। पिछले एपीएमसी एक्ट के अंदर यह बड़े वाजे तौर पर लिखा था कि आप होलसेल सेल कहीं बाहर नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट सेल, जो आपकी फसल की सेल है, आपको मंडी, जो निर्धारित मंडियां हैं और जो लाइसेंस होल्डर है, जिनके पास परमिट है, उन्हीं को बेचनी है। रमनीक मान जी, यही तो कंफ्यूजन है ना। वो विपक्ष कह रही है कि एमएसपी का अगर इतना बड़ा इशू हो रहा है, दूर करता हूं, इतना बवंडर हो रहा है, तो उसमें बिल में मेंशन कर देते क्या कि मेंशन भाई, जब हमने एपीएमसी को छेड़ा ही नहीं। हाँ। मंडियां बादस्तूर जारी हैं। जेपी आप सुनिए मेरी बात, आप 20 एकड़ के किसान हैं, हर एकड़ में से 40 मन कनक निकली आपकी, आपने अपनी कनक ले जाके एमएसपी के ऊपर मंडी में बेच दी, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। वहां पे तो मंडियों के अंदर तो एमएसपी की गारंटी है। देखिए मैं आपको 2 बातें बड़े विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। जो हमारा पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके लिए भंडारण किया जाता है, सरकारी एजेंसियां जिसके लिए खरीदती हैं, वो गरीबों को देने वाले राशन के लिए खरीदती हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बताना चाहता हूं कि ना किसी सरकार में हिम्मत थी, ना आगे होगी कि गरीब के लिए खरीदे जाने वाले राशन के ऊपर रोक लगा दे या एमएसपी की प्रथा को खत्म कर दे। एमएसपी बादस्तूर जारी रहेगी, पीडीएस की खरीद, सरकारी खरीद, संजीव भारद्वाज जी फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं? यही एमएसपी की लड़ाई है, आप लोग इसी तरीके से गुमराह कर रहे हैं किसानों को, ये तो ये आरोप लगाते। मैं आपको, संजीव भारद्वाज जी, मैं आपको जेपी भाई मैं आपको बताता हूं, सुनिए जेपी भाई, मैं आपको बताता हूं। जेपी भाई मेरा निवेदन है, हाँ। इनके जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता है रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, वो देखिए उनके विशेषता क्या है। वो जींद हारे, कैथल हारे, हरियाणा प्रदेश हारे, पूरा देश। उसके बाद ये कले फैलाना चाहते हैं जिनकी पार्टी में अपने अंदर ही उसमें तो रमनीक मान जी आपका फेलियर है ना, आप समझाने में नाकाम रहे ना किसानों को। उसके अंदर आप किसानों को समझाने में नाकाम रहे। बिल्कुल, मैं तो आपको बता रहा हूं, ये कामयाब हो गए ना, फिर ये कामयाब हो गए। बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल संजीव भारद्वाज जी नाकाम नहीं हुए। आज मैं आपको आज की घटना मैं आपको आज की बताता हूं। जयप्रकाश जी, मैं आपको आज की बताता हूं। कुरुक्षेत्र के अंदर कम से कम 1000 ट्रैक्टर लेके आज किसान इकट्ठे होकर डीसी के पास ज्ञापन देने पहुंचे इन विधेयकों के हक में। धन्यवाद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री। मैं एक आखिरी कमेंट, संजीव भारद्वाज जी, आखिरी कमेंट आपका। ठीक है रमनीक जी, हो गई आपकी बात। संजीव भारद्वाज जी, मैं अपने भाई रमनीक मान जी कि ऐसा कोई भ्रम नहीं फैला रहे आप लोग। सारी बातें जब आप सत्ता में आए या जब आप बताइए, आपके मैनिफेस्टो का नंबर 7 बिंदु
मैं स्पेसिफिक पूछता हूं भारद्वाज साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सच बोलिए आज टीवी के ऊपर, आप राष्ट्रीय टीवी के ऊपर आज सच बोलिए। आपके मैनिफेस्टो का 7 नंबर बिंदु कृषि, कृषक और कृषि मजदूर, उसके अंदर आपने एपीएमसी को खत्म करने की बात कही या नहीं कही? नंबर 11 बिंदु है, 7 हेडिंग 7 के नीचे 11 नंबर बिंदु है, आपके मैनिफेस्टो में अंकित है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको चैलेंज करता हूं, कहिए आपने मंडी। चलिए सर यही हो रहा है किसानों के मसलों पर, यही मसला हो रहा है। कोई नफा देख रहा है, कोई नुकसान देख रहा है, नफा नुकसान की सियासत हो रही है। आप अपने अपने तरीके से, मेरे पास वक्त की कमी है। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रमिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय गुलिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े। लेकिन देखिए, नफा नुकसान ही तोल रही हैं राजनीतिक पार्टियां, इसलिए उसी हिसाब से किसानों के मसले को तोल भी दिया जा रहा है। देखते जाइए अभी किसानों पर क्या क्या होता रहता है। रणभूमि बस इतना ही, नमस्कार।